अधोलिखित बौद्ध संगीतिया एवं अध्यक्ष के नीचे दिए गए कुट को सुम्मिलित करें। तो आइए इसको हम सुम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो बोलता है प्रथम 483 ईस्वी में, प्रथम 483 बीसी में हुआ था। तो यह इसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर याद रखना है, इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। महाकश्यप मतलब कि प्रथम बेर अगर मान लीजिए हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो महान आदमी को बुलाएंगे कि ना, तो महाकश्यप। तब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। दूसरा है 383, तो इजी है। 483 था, ये 383 डेट भी याद रखना है। तो इसका अध्यक्ष किसने किया था? महाकश्यप हो गया। सुबाकामी या साबाकामीर भी बोल सकते हैं, तो ये याद रहेगा। तो सबको जाके कहेंगे, है ना। और तीसरा में है मोगली तो मौखिक भी बोल देंगे, आप जान पहचान हो गया। पहला महान आदमी को रखेंगे, दूसरा में छोड़िए, डायरेक्ट बतलाते ट्रिक। तो याद रहेगा ना। इसके बाद तृतीय में क्या हो जाएगा? मोगली पुत्र। और चतुर्थ में हो जाएगा वसुमित्र। अब इतना मित्र बन गया कि सब अपने आप चल जाएगा। फर्स्ट में है कि महाकवि महान आदमी को बुलाएंगे। सेकेंड में क्या करेंगे? सबको जाएंगे बुलाने, तो साबाकामी पहले महान आदमी को बुलाएंगे, तो महाकश्यप। सबको कहने जाएंगे तो साबाकामी। मौखिक भी कह देंगे तीसरा में, तो मोगली पुत्र। लास्ट चौथा में क्या हो जाएगा? वसुमित्र। कहने का सेंस हो गया कि अब सब मित्र बन गया, तब अपने आप चलाएगा, है ना। अब करिए, तो ये हो गया 101 नंबर। 101 नंबर ऑप्शन दे सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप मिला सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 102 नंबर की तरफ। बौद्ध संगीति एवं उनका अध्यक्ष। बौद्ध संगीति एवं उनके आयोजन के स्थल को कूट को मिलाए कि कहाँ कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और शासक कौन था? अजातशत्रु था। और महाकश्यप के अध्यक्ष था। क्लियर। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? और 483 में हुआ था। फर्स्ट 483 बीसी में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कालाशोक और शासक कालाशोक। और अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? और 383 बीसी में हुआ था अध्यक्ष साबाकामी। सबको कहना होगा साबाकामी, याद रहेगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर मोगलीपुत्र अध्यक्ष करता हो गया। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था, जो कश्मीर में है। शासक कनिष्क हो जाएगा, अध्यक्ष क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र, मतलब मौखिक भी कर देंगे, तो मोगली वसुमित्र होगा। क्या होगा? चौथा में वसुमित्र होगा। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर शासक है, तो शासक इजी है। फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके साथ में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था राजगिरी हुआ था अजातशत्रु के। और इसका महाकश्यप अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये तो ईजी है, याद रखना है। द्वितीय का बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो कालाशोक कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और साबाकामी अध्यक्ष था और 383 में हुआ था। अच्छा, बात करें दूसरा क्या, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो गया तीसरा 255 होगा, ठीक है ना। 255 ये फर्स्ट शताब्दी। तो 103 के बी ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट मिला देते हैं। 103 का बी ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब मिलाने वाला मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान? ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा बात है जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। आत्मदमन दोनों में समान नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। तो कहने का सेंस हो गया दोस्तों, यानी कि अहिंसा, ये ठीक है। वेदों के प्रति
स्वाधीनता, रीति रिवाज की है अस्क्रियता। तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। आत्मदमन निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। अब क्वेश्चन है 105, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, तो देखिए दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु, तो खुशी से कुशीनगर हो जाएगा, मतलब खुशी से मृत्यु कर ले, मतलब ये ट्रिक दिए है, आप जैसे याद कर ले तो इसका याद हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। तो ये सब धर्म परिवर्तन का, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश होता है। तो ये सब याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है? सारनाथ, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से क्या इंगित करता है? तब परगति, परगति निर्मित करता है। परगति कह रहा है, नहीं बोलता है वो बंदा प्रगति पर है। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सारनाथ स्तंभ चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है? तो प्रगति याद रहेगा। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है? तो प्रगति का निर्मित करता है, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 107 है बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्नी नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्नी नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध से है। धम्म अब संघ धम्म अभी क्या बोलते हैं? त्रिपिटक ही हो जाएगा, अति संघ धम्म और यही 3 को है, ठीक ना। इसके पास से समझते हैं अभी धम्म पिटक, संघ पिटक, धम्म पिटक, यही होता है 3 को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो इस सारनाथ में दिया था। एक कहाँ दिया था दोस्तों? 111 क्या है? तो ये सारनाथ में दिया था। इसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है 112 कि विख्यात बोरोदो बुदरू बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोदोबुदूर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदूर मतलब दूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया में है, बहुत दूर है। इंडो समझ गए ना। तो रिलेट करना है कि बोरोबुदूर मंदिर कहाँ पर स्थित है बुद्ध भगवान का? तो इंडोनेशिया याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हो गई? तो बुद्ध के मृत्यु किस वर्ष हो गई? तो बुद्ध की मृत्यु है ना, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु कब हो गई? 483 में। 483 में बुद्ध की मृत्यु हो गई। कब होगी? 483 में, याद रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 114 बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म संघ बोले थे, ये 3 को रत्न दिया था। बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ क्या कहलाता है? त्रिपिटक दिया है ना, बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ क्या कहलाता है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ क्या कहलाता है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 बुद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। बुद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। बुद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुआ था वह स्थान अब कहाँ पर है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था
कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 117 नंबर क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या अति किया गया था? कहाँ पर? तो सारनाथ में। सारनाथ में, क्योंकि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो जहाँ पर पहला उपदेश दिया था उसी को हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ, याद रहेगा। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 118, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए महावीर पर चला है, ठीक है। बुध वाला खत्म, महावीर में प्रवेश करके कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। देखिए कंफ्यूज मत होना है, कुंडग्राम है यहाँ पर, ठीक ना। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर का जन्म कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 119 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऋषिपालिका नदी पर। ऋषिपालिका नदी पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ थी। क्या वो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? ज्ञान का प्राप्ति, याद रहेगा ना। ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऋषिपालिका नदी। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो यही था, महावीर स्वामी ही अंतिम थे। कौन थे? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 122 नंबर है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन ऋषिभ देव यानी ऋषिभदेव हम सब पढ़ते हैं, तो ऋषिभ देव याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बतलाना है क्या सही। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलबिया, गौतम बुद्ध दे दिया था, हाँ। तो गौतम बुद्ध की कोलबिया की राजकुमारी थी, वो अच्छा है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो ये भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 123 है, तो इसका आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। यानी कि दोस्तों ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। कहने का सेंस हो गया कि गौतम बुद्ध की माता कोलिबिया राजकुमारी वंश से थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से है? तो जैन धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। ज्ञान चित्र और धर्म, याद रहेगा। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। वहाँ पर उसमें था बुद्ध धम्म संघ। यहाँ पर क्या है? ज्ञान चरित्र धर्म। अब समझते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द? कैवल्य। मतलब पूर्ण ज्ञान के शब्द के लिए क्या यूज किया गया है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है? कैवल्य। क्या किया गया है? कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 126, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? हो जाएगा जमाती। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाती, याद रहेगा ना। जमाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से तो कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14वां पूर्वकालीन जैन ग्रंथ सबसे पुराना कहलाता है। 14 मतलब पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से अर्धमागधी। बहुत कठिन अति था, है ना, इसलिए उतना यह फेमस नहीं हो पाया जैन धर्म। बौद्ध धर्म जितना फेमस हो गया क्योंकि भाषा इसका कठिन था। क्वेश्चन नंबर 129, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के सदस्य थे। अस्तूलभद्र होगा। क्या होगा दोस्तों? अस्तूलभद्र। जैन धर्म समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएगा? इसका संस्थापक कौन सा हो जाएगा? इसका संस्थापक हो जाएगा अस्तूलभद्र बाहु। यह परिवर्तन चाहता था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
130 उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन के प्रमुख तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। क्या ऑप्शन हो जाएगा आंसर? कौशाम्बी, 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 कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी, 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 कौशाम्बी। याद रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 131 श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो याद रखना है चामुंडा राय ने, चामुंड राय ने, चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मंदिर चामुंड राय ने किया था। चामुंड राय ने, चामुंड राय ने किया था। गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल मंदिर किसने स्थापित किया था? तो याद रखना है चामुंड राय ने, चामुंड राय ने, चामुंड राय ने, चामुंड राय ने। महाजनपद की कुल संख्या कितना है? 16। इजी क्वेश्चन है। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंश है? 7 है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। इजी क्वेश्चन सब है। बिंबिसार की हत्या किसने? अजातशत्रु ने किया था। उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया था। उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया था। क्वेश्चन नंबर शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश का शिशुनाग है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन सा है? शिशुनांगे है। क्वेश्चन नंबर 138 शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बना लिया था? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बना लिया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बना लिया था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। और महापद्मनंद ने किया था। महानंद क्या है? 139 महापद्मनंद ने किया था और यह नंद वंश की स्थापना कर लिया था। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन से इजी है इसलिए फास्ट बढ़ रहे हैं। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है, क्योंकि इसको मार के अभी बन गया था। ठीक है, अब समझते हैं महापद्मनंद किस जाति से थे। तो ये कितना क्वेश्चन है, महापद्मनंद किस जाति से थे ना? महापद्मनंद किस जाति से थे? तो यह क्षुद्र जाति से थे। यह ब्राह्मण के प्रति बहुत मतलब कट्टर थे। ठीक ना? तो याद रखना है ये किस जाति से थे? तो क्षुद्र जाति से थे। किस जाति से? क्षुद्र जाति से थे। क्वेश्चन सब इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घनानंद की हत्या 143 नहीं 142 नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश के सबसे क्रूर शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश के सबसे क्रूर शासक कौन था दोस्तों? तो घनानंद था। नंद वंश के सबसे क्रूर शासक कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। इसके बाद घनानंद की हत्या किसने कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था और अभी फिर मौर्य वंश की स्थापना कर लिया था। आप समझते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? डेरियस प्रथम था, जो यूरान के था और होलियस वंश से था। ठीक ना? तो याद रखना कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। किसने? डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम ने किया था आक्रमण। याद रहेगा, डेरियस प्रथम ने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में पहला आक्रमण किस विदेशी शासक ने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 नहीं, ठीक है ना? हाँ, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर कहाँ के रहने वाला था? तो याद रखना है यूनान के रहने वाला था।
सिकंदर कहाँ के रहने वाला था? तो सिकंदर दोस्तों कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। ठीक है, सिकंदर कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 146, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा बीसी में हुआ था। 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। याद रहेगा, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147, सिकंदर का किसका शिष्य था? अरस्तुत का। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिससे हाइडे स्पीच कहा जाता है। झेलम नदी कह सकते हैं उसको। सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन था? तो थल सेना है। क्या है? थल है। थल सेना हो जाएगा दोस्तों इसका सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। थल सेना की अगर हम बात करें सिकंदर के, तो थल सेना के क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। क्लियर है? आप समझते हैं। 150, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? बेबीलोन में हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई थी? बेबीलोन में हो गया था। 151, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। 153 और क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी किससे विवाह कर लिया था? कार्नेलियस से। कार्नेलियस याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 154, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सा राज दहेज में दे दिया था? तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने कौन कौन सा राज दे दिया था? काबुल दे दिया, गंधार, मकरान, हेरात। याद रहेगा, काबुल, मकरान, काबुल कंधार, काबुल गंधार क से है, हेरात और मकरान। रात में हैरान हो गया है ना। तो काबुल गंधार हेरात मकरान, काबुल गंधार हेरात मकरान, काबुल गंधार हेरात मकरान, काबुल गंधार हेरात मकरान। इस सब क्या किया? सेल्यूकस निकेटर अपना कार्नेलिस बेटी का विवाह किया। सब दे दिया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसे लड़ाई करने आता है लेकिन वह हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने? भद्रबाहु ने दिया था। भद्रबाहु होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाहु लिखा है, भद्रबाहु होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर अर्थशास्त्री कैसी पुस्तक है? तो राजनीतिक है। ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखा है? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। बात बराबर है, एक व्यक्ति का नाम है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? संलेखन विधि द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? संलेखन विधि द्वारा। क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ? सरवनबेलगोला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना है। क्या हो जाएगा? बी, सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला में हुआ था। कहाँ? सरवनबेलगोला में मृत्यु, सरवनबेलगोला में। ऐसे बोलता चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। कंफ्यूज मत होना है, वहाँ पर बिंबिसार था जो किसका? हर्यक वंश के संस्थापक था। लेकिन चंद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या? बिंदुसार। उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदु। पॉइंट समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ आ गए। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? तो अंजीर और मीठा शराब। अंजीर और मीठा शराब मांगा था। क्या मांगा था? अंजीर और मीठा शराब। अंजीर और मीठा शराब मांगा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? कहाँ से? सीरिया के राजा से अंजीर और मीठा शराब। अंजीर और मीठा शराब। क्वेश्चन नंबर 161, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा था?
बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किससे भेजा था? अशोक के भेजा था। किसको? अशोक को, है ना। सुसीम को तो उतना ही, तो आपको इतना याद रखना। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर। अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर, याद रहेगा। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 259 ईस्वी में। और 259 में और 261 में क्या कलिंग युद्ध लड़ा, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? तो देखिए इसमें से घटा दीजिए, 59 में से कितना 8 घटा देंगे तो 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा 164 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 वर्ष के बाद क्या किया था? कलिंग युद्ध कर दिया था, है ना। राज्याभिषेक के बाद कितना? 8 वर्ष के बाद क्या किया था? कलिंग युद्ध कर दिया था। राज्याभिषेक करने के बाद 8 वर्ष के बाद क्या किया दोस्तों? कलिंग युद्ध कर दिया। राज्याभिषेक करने के बाद 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध कर दिया, याद रहेगा। 8 वर्ष के बाद क्या कर दिया? कलिंग युद्ध कर दिया। राज्याभिषेक करने के बाद 8 वर्ष के बाद क्या कर दिया? कलिंग युद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 165, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग पर आक्रमण किया, है ना। इसके बाद क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, अच्छा बतला दे, इसका जो बाबा था चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा जैन धर्म अपनाया था? इसका बाप बिंदुसार क्या अपनाया था? तो अति मख्याल वाला हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मख्याल गौशाल, वो वाला धर्म अपना लिया था। और अशोक क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो यहाँ तक क्लियर है ना। आप समझते हैं 166, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किनसे मिला था? निग्रोध से। जो इस निग्रोध याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। उपगुप्त ने दिया था। इसको अधीन अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। 168 नंबर, अशोक का रानी शिलालेख किसे कहते हैं? तो कौशाम्बिक अभिलेख है। अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? अशोक के रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? अशोक के रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बिक अभिलेख को। कौशाम्बिक अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 169, लैरिया अरेराज लेख कहाँ पर है? लैरिया अरेराज लेख कहाँ पर है? लैरिया अरेराज अभिलेख कहाँ पर है? लैरिया अरेराज अभिलेख कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चंपारण में है। कहाँ पर है? चंपारण। अशोक को शिलालेख की प्रेरणा किससे मिला है? डेरियस प्रथम से, जो प्रथम आक्रमणी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेरियस। इससे पहले था लैरिया अरेज कहा, ये भी चंपारण हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 171, अशोक का अभिलेख कितने लिपि में लिखा है? तो 4। रोस्टी खरमाकी ग्रीक, याद रखना। 173, मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मौर्य काल के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सभी, कृषि, पशुपालन, कारखाना, सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, तो यहाँ पर याद रखना है तक्षशिला। तक्षशिला सबसे प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला सबसे प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 175, मौर्य काल के भवन किससे बनती थी? मौर्य काल के भवन किससे बनती थी? तो याद रखना है लकड़ी से बनती थी, लकड़ी से। मौर्य काल का भवन किससे बनती थी? लकड़ी से। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो याद रखना भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा सा है। कौन सा अभिलेख का सबसे बड़ा है अशोक का? तो भब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख, भब्रू अभिलेख, याद रहेगा। भब्रू अभिलेख। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा? क्या है? अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा?
तो 11वें अभिलेख में, कितना में, 11वां अभिलेख में। गोप कितने गांव के मालिक होते थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आया कि गोप कितने गांव के मालिक होते थे। तो याद रखना है गोप 10 गांव के मालिक होते थे। कितना, 10 गांव के। क्वेश्चन नंबर है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर याद रखना वृहदरथ बोलते हैं, चाहे वृहदरथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा है। तो गैर क्षत्रिय राजवंश यहाँ पर हो जाएगा, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमुति शुंग। तो याद रहेगा, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा गैर क्षत्रिय शुंग वंश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिशुनाग के संस्थापक कौन है। शिशुनाग के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जो गैर क्षत्रिय था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को डैडस तथा भरहुत स्तूप की खिड़कियों को डॉट करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तांबा से तथा भरहुत स्तूप की खड़िया को पत्थर का करवाया था। स्तूप, सांची का स्तूप तांबा, सांची का स्तूप तांबा, और स्तूप भरहुत स्तूप की खड़िया किससे, पत्थर से। तांबा पत्थर याद रहेगा, बी ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण यवनों आक्रमण किया था। कितने बार विदेशी, तो याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बार किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर है, मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने मिनांडर किया था, है ना। इसे नागसेन ने क्या कर दिया कि बुद्ध धर्म दे दिया। मिलानपन बुक में चर्चा है इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद है, पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अध्यायों में कितने असम में किए थे। तो 2 असम में किए थे, 2 आक्रमण आया, 2 असम में किए थे, है ना। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया था। तो शुंग वंश के देवभूति हो जाएगा। शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश का संस्थापक देवभूति हो जाएगा, जिसे हत्या वासुदेव ने कर दिया था। शुंग वंश का संस्थापक वासुदेव क्या हो जाएगा, देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव कर दी थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन सा है दोस्तों, वासुदेव। यह राजधानी बना लिया था विदिशा को। विदिशा याद रहेगा, ये अपनी राजधानी बना लिया था। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है, यह राजधानी बना लिया था विदिशा को। 188, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुख ने कर दिया था। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थी जिसकी हत्या कौन कर दिया था। तो याद रखना है, इसकी हत्या सिमुख कर दी थी सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश के अंतिम शासक क्या था, सुशर्मा। याद रहेगा, इसकी हत्या सिमुख ने कर दी थी। और यहाँ पर आ गया सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो सिमुख हो जाएगा, क्योंकि मार दिया किसको, मार दिया सुशर्मा को मार कर सातवाहन वंश का स्थापना कर लिया। कौन कर लिया, सिमुख कर लिया। क्वेश्चन नंबर, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन सा है, गौतमीपुत्र सातकर्णी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतमीपुत्र करनी दिया है, ऐसे गौतमीपुत्र सातकर्णी बोला जाता है। ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन सा शासक आक्रमण किया था। तो नहपान ने किया था। नहपान को हरा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो वशिष्ठपुत्र पुलुवामी जब रुद्रदामन आक्रमण किया तो यह हार गया। वशिष्ठपुत्र पुलुवामी हार गया, लेकिन इससे पहले कौन आक्रमण किया था,
इससे पहले आक्रमण नहपान ने किया था किस पर? तो नहपान ने किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी पर। तो लेकिन नहपान यहाँ पर हार गया। नहपान यहाँ पर हार गया। क्या हो गया दोस्तों? नहपान यहाँ पर हार गया। ठीक है, और देखिए नहपान हार गया, नहपान हार गया, लेकिन यहाँ पर यह रुद्रदामन जीत गया। ठीक है, यहाँ पर कौन? वृष्टिपुत्र ये हार गया था। तो ये समझ लेना है। ब्राह्मण के सबसे पहले भूमिदान किस शासक ने दिया था? तो सातवाहन शासक ने दिया था। कौन सा दिया था? सातवाहन शासक ने दिया था भूमिदान। शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन शासक ने चलाया। सातवाहन साम्राज्य कैसा था? मात्र शतात्मिक, मतलब माता का नाम गौतमीपुत्र माता का नाम रहा है, तो मात्र शतात्मिक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, हिंदू यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? हिंदू यूनानियों को सर्वाधिक पसंद क्या था? तो काली मिर्च। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 197, भारत में खगोलीय, ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किनसे हुआ है? तो यूनान से हुआ है ना। भारत में खगोल ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किनसे हुआ है? तो यूनानियों से हुआ। किससे? यूनानियों से। क्वेश्चन नंबर, शक कहाँ के रहने वाला था? शक शासक जो होता है, मतलब कि क्वेश्चन है शक कहाँ के रहने वाला था? तो याद रखना है मध्य एशिया का। शक कहाँ के रहने वाला था? मध्य एशिया का। शक संबंध को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो याद रखना है 1957 में। कब? 1957 में। शक संबंध को कब अपनाया गया? 1957 में। शक कहाँ के रहने वाला था? मध्य एशिया का। कब अपनाया गया? 1957, 56-57 में। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन के। जूनागढ़ अभिलेख किसने? तो रुद्रदामन। याद रहेगा। शक को कब अपनाया गया? 1997 में। शक कहाँ से आया है? मध्य एशिया से। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे।